नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं की सामाजिक ज्ञान में जो अपनी इतिहास है, इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अर्थात हमारे देश में जो पूरा विश्व है, इस विश्व में भूमंडल का विस्तार किस प्रकार से हुआ, इस पाठ में अपन अपने इस साल से अगर हम देखते हैं तो 50 साल के अंदर अंदर जो क्रियाएं हुई है, जो बदलाव हुए हैं, जो फेरबदल हुआ है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से भारत में भूमंडलीकृत या विश्व का धीरे धीरे बढ़ा, उनका आकार प्रकार किस प्रकार से बढ़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है आधुनिक युग से पहले। अगर हम भूमंडलीकृत की बात करें और इसके बारे में समझें तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में 1990 में जॉन विलियम ने भूमंडलीकृत जो शब्द है उसकी संरचना की और उसके द्वारा इन्होंने इसके विस्तार को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया और विश्व की कल्पना की। भूमंडलीकृत विश्व में अगर हम इसकी प्रक्रिया को देखते हैं तो हमारे देश में व्यापार है, काम करने की जो अलग अलग जगह जाने की स्थिति है, पूंजी का निर्माण है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, वैज्ञानिक आदान प्रदान है, विज्ञान का आविष्कार है, यह हमारी संस्कृति है। इन सबकी आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह रही है और इन सबके बारे में 50 साल के अंदर क्या क्या फेरबदल हुआ, क्या बदलाव हुआ, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। दूसरी बात आती है कि इतिहास के दौर में अगर हम मानव की स्थिति देखें तो मानव प्राचीन काल से ही एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहा है। जैसे यात्री यहाँ पर जितने भी राजा रहे, जब यहाँ पर शासक रहे, आपने ये भी देखा होगा कि भारत के ऊपर एक ही देश का नहीं बल्कि 4 देशों का शासन हुआ है, तो उनकी आवाजाही अपने भारत में भी रही है और अन्य देशों में भी रही है। इसी प्रकार से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ये अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपको देने के लिए, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए और विश्व में शांति उत्पन्न करने के लिए। और कुछ राजा या कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो अन्य लोगों के उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने यात्राएं की और एक जगह से दूसरी जगह पर गए। इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पर जब ये लोग गए तो उन्होंने पूरे भूमंडलीकृत का विकास और भी ज़्यादा करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे यह दुनिया एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी और आज इस तरीके के विश्व का निर्माण हो गया जिसके बारे में हमको सब चीज, सब ज्ञान विज्ञान पता आज हमको घर बैठे भी चल जाता है, क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि एक देश की जानकारी दूसरे देश तक मतलब फटाफट या कुछ ही सेकंडों में हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात आती है कि हमारा मानव समाज जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे आया गया, इसलिए एक शब्द आता है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का मतलब है कि जो रेशम था, यह बताया है कि चीन में एक मार्ग, एक रास्ते का नाम है रेशम मार्ग। यह मार्ग एशिया को यूरोप से और यूरोप उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली जो मार्ग है वो ये हमारा चीन मार्ग, चीन में जो रेशम मार्ग है वो मार्ग था। और इस चीन मार्ग के द्वारा चीन में बनने वाली पोटरी, मतलब जो चीनी के बर्तन बनते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां करके उन बर्तनों को जो देश विदेशों में या अन्य जगहों पर पहुंचाने का जो कार्य था वो भी इसी चीन मार्ग के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जो रेशम पहुंचाने का कार्य था वो भी इस चीन मार्ग के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा रेशम, भारतीय कपड़े, मसाले और बौद्ध धर्म जो था उनका प्रचार प्रसार भी इसी मार्ग के द्वारा और आगे का हुआ। यहाँ तक कि सोने चांदी का जो होता व्यवसाय उनका कार्य भी इसी चीन मार्ग के द्वारा भारत में और चीन में या अन्य देशों में, ये जो मैंने बताया एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका वगैरह, इन सबको जोड़ करके इस मार्ग के द्वारा कार्य होता था। इसके अलावा इन मार्गों के द्वारा हमने पढ़ा भी है कि मार्गों के बिना किसी का, क्योंकि पहले हमारी सड़कें वगैरह तो थी नहीं, इसलिए जो मार्ग थे उन्हीं मार्गों के द्वारा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करता था, क्योंकि पहले संसाधन भी इतने नहीं थे कि जिसके द्वारा व्यक्ति
था। तो इसलिए इन्होंने रास्ते जो तय कर दिए, जो रास्ते बना दिए, उन रास्तों के माध्यम से व्यक्ति अपनी संस्कृति का, अपने ज्ञान विज्ञान का और अपनी सभ्यता का और अपने जो व्यापार यात्री ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाने आने लगे। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे भूमंडलीकृत विश्व का बनना प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार अगर हम खाद्य पदार्थ की स्थिति देखते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग थे, जो व्यापार था और सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चला करती थी। जैसे कि कोई अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने गया, कि जैसे बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई मिशनरी है, ये लोग भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अन्य जगहों पर जाते थे और वहाँ जाकर के और अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का और अपने विचारों का ये वहाँ पर आदान प्रदान करते थे, जिसके द्वारा उनके जो विचार थे वो हमारे देश में आते थे, हमारे विचार उनके देश में जाते थे, या अन्य जगह मतलब एशिया का यूरोप में, यूरोप का अफ्रीका में, अफ्रीका का अमेरिका में, इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह लोगों का आदान प्रदान जो प्रारंभ हुआ वो ही भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि लोगों के विचार, लोगों का आदान प्रदान, लोगों की यात्राएं, लोगों की सांस्कृतिक क्रियाएं, ये सब एक दूसरे से दूसरी जगह पर जो आने जाने लगी, ये सब क्रियाएं हमारे विश्व को प्रसार करने में या विश्व का विस्तृत रूप करने में सहायक सिद्ध हुई है। अब आती है भोजन की यात्रा। अब आती है भोजन की यात्रा, और भोजन की यात्रा में स्पेगेटी और आलू, क्योंकि हमारे खाद्य पदार्थ जो है वो भी दूर दूर के जो देश है वहाँ पर, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि व्यापार और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान था, इनको करने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह पर गए। वहाँ जाकर के इन्होंने वहाँ पर भी नए नए जो फसल थी या बीज थे वो वहाँ पर बो दिए, और बोने के बाद में उनके द्वारा कई प्रकार की खाद्य पदार्थों जो फसलें हैं वो तैयार हुई, उनके द्वारा लोगों ने उनको भी खाना प्रारंभ किया। इसी प्रकार से माना गया है कि खाद्य पदार्थों में जो नूडल्स है, जिसको हम जानते हैं कि झटपट तरीके से तैयार हो जाते हैं, तो ये नूडल्स जो है वो भी ऐसा कहा जाता है कि चीन से आया हुआ एक भोज्य पदार्थ है, जिसको अपन कहते हैं कि जंक फूड बोल देते हैं या फास्ट फूड बोलते हैं। आज अपन भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन जंक फूड का या फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं। उसमें जो नूडल्स है वो एक प्रमुख अपने देश का भी खाद्यान्न बनता जा रहा है। इसके अलावा पश्चिम से स्पेगेटी, और ऐसे भी कहते हैं कि जब अरब के व्यापारी यहाँ पर आए थे तो उनके द्वारा पास्ता सबसे पहले सिसिली, जो कि इटली का ही एक टापू है, जो सिसिली में सबसे पहले पास्ता का प्रयोग अरब से आए हुए व्यापारियों के द्वारा किया गया। और आज आप और हम सब जानते हैं कि पास्ता का उपयोग हम सब भी करते हैं। तो ये धीरे धीरे जो खाद्य पदार्थ है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जब लोग आते जाते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह लोगों की आपस में आवाजाही होती है तो संपर्क संबंध बनता है, उसके द्वारा खाद्य पदार्थ भी एक दूसरे से मेल मिलाप कर लेते हैं। और हम पश्चिम वाले हमारा, यूरोप के लोगों का हम खाते हैं, एशिया के वो लोग, तो इसी प्रकार से खाद्य पदार्थ में भी आपस में मेल मिलाप हो गया। इसी प्रकार से मानते हैं कि अगर देखा जाए तो आज से 50 साल पहले अपने भारत में आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद ये अमेरिका से यूरोप पहुंचा था। मतलब कहने का मतलब हमारे 50 साल पहले अगर हमारे पूर्वज की हम स्थिति देखें तो हमारे देश में जो आलू वगैरह थे वो नहीं थे, खाते नहीं थे अपन, न आलू खाते थे, न मिर्ची खाते थे, न शकरकंद खाते थे। तो धीरे धीरे अमेरिका से ये सब खाद्य पदार्थ भी कहाँ पहुँचा, यूरोप में पहुँचा, और यूरोप से बाद में अपने और जगह पहुँच गया। अब ऐसे भी कहते हैं कि आयरलैंड में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता था, और वहाँ की जो फसल थी उन फसलों में भी उनके लोगों के जीवन में, मतलब जो ये खाद्यान्न था उनके द्वारा भी आमूल परिवर्तन आया। और ऐसा माना जाता है कि आयरलैंड के जो लोग थे उनका प्रमुख भोजन भी आलू बन गया।
अन्य जगह कमाने के लिए या अपना काम धंधा करने के लिए उनको आयरलैंड को छोड़ना पड़ा। अपने किताब में तो चित्र भी दिया है कि आलू, आपको पता है कि जमीन के अंदर पैदा होता है, तो जब आलू खत्म हो गया, आलू लोगों को मिलने नहीं लगा, तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जमीन को खोद खोद कर वहाँ से, ऐसा उनकी आशा थी कि हो सकता है कि जमीन में से कुछ आलू उनको मिल जाए। इस प्रकार से इस पाठ में अपन जो पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से आयरलैंड में अकाल पड़ा, अकाल में लोग मरे। कहने का मतलब फसल के ऊपर भी लोग इतने आत्मनिर्भर हो गए जिससे कि इनको कई प्रकार की परेशानियां आई। अब अपन ये पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। लोग जब आते हैं तो अपनी संस्कृति, अपना सांस्कृतिक का, यहाँ तक कि लोग महामारियां भी, जैसे चेचक है, प्लेग है, ऐसी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ में कई प्रकार की बीमारियां वो भी लाते हैं, और उनके जो बीमारियां हैं उनके द्वारा भी हमको कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे अपन कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो एशिया के पास ही सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यूरोप के पास में है, इसलिए ऐसा भी माना, जैसे अपने कहते हैं कि मालदीव में कि जो पहले प्राचीन काल में जो हमारे सिक्के थे वो सिक्के नहीं थे, तो मालदीव में कौड़ियों से व्यापार होता था। तो एक जगह की खुदाई दूसरी जगह जब खुदाई हुई तो वहाँ पर एक समान जो भी चीजें मिली, जो भी वस्तुएं मिली, उनके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि विश्व के दो देश एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ोगी, आपको एक क्वेश्चन करके लाना है कि रेशम मार्ग से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन है रेशम मार्ग से क्या तात्पर्य है। दूसरा है खाद्य पदार्थ से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। खाद्य पदार्थ की, या इसको ऐसे भी कर सकती हो कि भोजन की यात्रा से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। कल अपन इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए विजय, बीमारी और व्यापार, इसके अलावा ये करके इसके 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और आपको ये टॉपिक, एक टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा और ये टॉपिक आपको याद करना है। धन्यवाद।